मैं फारूक वानी आप सबको ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज में तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। आज के हमारे मेहमान हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सतीश दुआ साहब, जो कि फॉर्मर GOC 15 कॉर्पस, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट कोर ऑफ द इंडियन आर्मी। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं जयपाल सिंह साहब, जो मशहूर मारूफ कॉलमनिस्ट और ऑथर हैं, कश्मीर पर गहरी नजर रखते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ हैं माजिद हैदरी साहब, जो रिप्यूटेड जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, और हाल ही में उनको अवार्ड से नवाजा गया। तो आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुद्दा रहेगा सीज फायर के बाद इंडिया पाकिस्तान के टाइज की इंप्रूवमेंट और कश्मीर में बदलते हालात। तो सर, हम अब सीधा मुद्दे पे जाते हैं। पहले मैं रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब से बात करूंगा। सर, क्या समझते हैं आप सीज फायर वायलेशन सीज फायर जो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, तो उसके बाद कई डेवलपमेंट इंडिया पाकिस्तान के टाइज में हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो टाइज है ये लॉन्ग लास्टिंग है? और जैसे कि इमरान खान साहब ने भी परसों बोला कि साउथ ईस्ट में जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक पीस मुमकिन नहीं है। तो कई ऐसे उन्होंने कल इंडिया पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस नोट आया जिसमें वो पार्शियली जो ट्रेड को भी रिज्यूम कर रहे हैं। तो कई ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो बिल्कुल एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है? देखिए फारूक, सबसे पहले तो पहले लेट मी बिगिन ऑन ए ब्राइट नोट्स। सबसे एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी और खुशगवार डेवलपमेंट है। लेकिन ये सीजफायर एग्रीमेंट कोई नई बात नहीं है, ये एक किस्म से रिकमिटमेंट है, क्योंकि सीजफायर एग्रीमेंट तो 2003 में हुआ था। उसकी वायलेशंस होती रही हैं पिछले 2 दशकों में, पिछले 2 डिकेड्स में। पाकिस्तान की तरफ से ज्यादातर वायलेशन इसलिए होती हैं क्योंकि वो दहशतगर्दों को, टेररिस्ट को अंदर घुसपैठ में, इन्फिल्ट्रेशन में मदद करता है। लेकिन जो इस वक्त हमारे हालात थे, खास तौर से अगस्त 2019 के हमारे जो J&K स्टेटस का, जो J&K स्टेट का जो किया गया 2 यूनियन टेरिटरी में, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने हाई कमिश्नर विड्रॉ किए, हमारी ट्रेड बंद हो गई, हमारे आपस के ताल्लुकात एक बहुत लो लेवल पे थे। मैं समझता हूं उस लिहाज से ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि एक किस्म से रिकमिटमेंट की है हमने उस सीजफायर एग्रीमेंट पर जो 2003 में लागू हुआ था। अब इसके चलते कुछ रिश्तों में औपचारिक तौर, यानी फॉर्मल लेवल पे ना सही, लेकिन कुछ बदलाव आया है बेहतरी की तरफ। कुछ इंप्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं। स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान के लीडरान से आ रही हैं वो इनकरेजिंग है, और दोनों तरफ से अब जो रेटरिक है वो थोड़ा कम हो रहा है। आपने देखा होगा कि कल की खबरों में अब हम पाकिस्तान हमारे से शुगर और फिर कॉटन इंपोर्ट करने की बातचीत शुरू हो गई है, और उसके बाद वैक्सीन होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब ये वेलकम स्टेप है। आगे ये कब तक होल्ड करता है ये हमें देखने की जरूरत है, और हम तो सब उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि इसमें आगे हम पीस के रास्ते पर मुनस्सर हो सके, आगे हम चल सकें। तो मैं इन ओपनिंग रिमार्क्स के साथ बात एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ना चाहूंगा। आगे हम डिस्कशन आपके साथ करते रहें। सर, मेरा सवाल जयपाल सिंह साहब से ये है कि जो कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर पे गहरी नजर रखते हैं, तो क्या समझते हैं कि आप ये कहीं पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कर रहा है कि ये जो FATF से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसके माध्यम से ये सब कुछ हो रहा है?
फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को ये ब्राइटर कश्मीर के इस फोरम में बुलाया एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। जो जनरल सतीश दुआ जी ने कहा है उसको मैं बिल्कुल आई सेकंड दैट इन टोटलिटी, कि मैं भी इसको एक बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के जैसे देखता हूँ। पर मैंने पिछले 17 साल हो गए हैं मेरे को, 17-18 साल हो गए हैं मेरे को कश्मीर के बारे में देखते हुए। तो इन 17-18 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स देखे हैं जहां की हमने ये कोशिश की है अपने अपने रिलेशन, इंडो पाक रिलेशंस में बदलाव लाने की। और इनमें बहुत बड़े बड़े स्टेट्समैन और लीडर्स इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान के 2-4 प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व रहे हैं, उनके साथ वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने बहुत, होम मिनिस्टर एल के अडवाणी, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए थे अपने टाइम के ऊपर इस बात को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो सबसे ज्यादा लिए थे। वो तो बिल्कुल अपने पॉलिटिकल करियर को उन्होंने दाव पर लगा के तो पाकिस्तान चले गए थे। तो ये बहुत कुछ ऐसा हुआ है अब तक। पर समहाउ कहीं ना कहीं जाके जो बात है वो एक कोर इशू को लेके, कश्मीर के इशू को लेके ठंडी बढ़ जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि जब सीज फायर की बात चलती है तो उसके बाद एक बहुत लंबा, एक छोटी सी सीज फायर की बात चलती है, उसके बाद एक बहुत लंबा दौर जो है कॉन्फ्लिक्ट का शुरू हो जाता है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर इस बार ये रिकमिटमेंट टू सीज फायर हुई है और हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कहता हूं क्योंकि कश्मीर के बारे में मेरे हिसाब से तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पर इश्यूज की है, इश्यूज हैं, देयर आर इश्यूज विच इंडिया एंड पाकिस्तान नीड्स टू रिजॉल्व। तो मैं ये चाहूंगा कि ये इश्यूज को हम किसी तरह से एक बड़ी मैच्योरिटी से इनके साथ डील करें, ताकि एक दूसरा दौर ऐसा ना आ जाए जबकि ये सब कुछ टूट जाए और अगेन एक बहुत लंबा सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारे सामने आए। दीज आर माय ओपनिंग रिमार्क्स। जबरदस्त साहब, आपका कहना तो दुरुस्त है, लेकिन आप थोड़ा बात हम माजिद हैदरी साहब से कर लेंगे जो कश्मीर पे बहुत लिखते भी हैं और नजर भी रखते हैं। माजिद साहब, क्या लगता है आपको कि जब से सीज फायर का ये हो गया तो तब से कश्मीर में जो अटैक्स वगैरह ज्यादा बढ़ गए? तो वो जैसे सोपोर का परसों का अटैक है जिसमें 3 लोग मारे गए, उसके बाद लाहौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक है तो उसमें भी 3 लोग मारे गए। तो क्या लगता है कि इसको अगर ये सब मसला फिर दोहराया जा रहा है कि जैसे पिछले भी सीज फायर हुए थे उसके बाद ये एस्केलेशन हो गई थी यहाँ पे अटैक्स वगैरह में, आप इस आज के हालात को किस नजर से देखते हैं? फारूक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खसूसी डिबेट में बुलाने के लिए। मेरा तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। देखिए फारूक साहब, ये जो मामला जो इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत से शुरू, मतलब एक किस्म के अंडरकरंट की बातचीत से, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी से शायद शुरू हुआ है, वो सबसे पहले हमें इस बात की याद दिलाता है कि जो तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। शायद ये बात बीजेपी की सरकार को भी समझ आई है, शायद ये बात पाकिस्तान की सरकार को भी समझ आई है कि हम पड़ोसियों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की जरूरत है। हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल वो एक आपस में एक दीवार, लोहे की दीवार बना करके नहीं रह सकते। उसकी शुरुआत जो थी वो असल में पिछले साल हुई जब कोविड का लॉकडाउन लगा। तो उस वक्त पाकिस्तान ने सबसे पहले शुरुआत की कि पाकिस्तान ने वहां पे दवाइयों की जो यहाँ से इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाता है दवाइयों का पाकिस्तान में, अद्वियात का, वो पाकिस्तान ने खुद से शुरू किया। और उसके बाद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि दोनों मुल्कों में, जैसे आपने सबसे पहले देखा कि सीज फायर का जो अग्रीमेंट है वो दोनों कंट्रीज के मिलिट्रीज ने दोबारा से उस पर आगे बढ़ाने की, उसमें दोनों ने अग्रीमेंट किया उस पर। दूसरी डेवलपमेंट जो उसके बाद हुई वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के कमिश्नर्स की मुलाकात हुई। तीसरी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जब इमरान खान साहब बीमार हुए तो प्रधानमंत्री जी ने खुद से उन्हें ट्वीट करके उनकी स्पीडी रिकवरी की दुआ की। और अभी तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक चिट्ठी आई है जिसको लोग कह रहे हैं कि प्रेम पत्र आया। लेकिन मैं इस पूरे माहौल में आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जो इंडिया और पाकिस्तान की बढ़ती हुई अच्छी रिलेशन है, आप उसको कश्मीर के अंदर की सिचुएशन से ना जोड़ें।
क्योंकि जो बातचीत हुई कश्मीर, ये जो मंच साहब, मेरा ये मानना है कि कश्मीर जो है एक फ्लैश पॉइंट है। अगर सारे फसाद की जड़ अगर देखा जाए इंडिया पाकिस्तान में, तो ये तो सिर्फ कश्मीर पे ही है। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जरूरी है कि कश्मीर इस जिम्रे में जुड़ा है। जी, मुझे नहीं लगता इसमें कश्मीर की बात होगी, क्योंकि अभी तक आप देखिए जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वहां पे कश्मीर का तस्करा कहीं नहीं हुआ। और इंडिया ने, जैसे अभी हमारे वर्दी पैनलिस्ट ने कहा कि इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कि दिस कश्मीर इज नाउ इंटीग्रल पार्ट। जब से एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ उसके बाद मोदी सरकार का एक फर्म स्टैंड है कि अब इस कश्मीर पे तो कोई बात होगी नहीं। अगर कोई बात होगी तो शायद वो गिलगित बल्तिस्तान पे होगी, या जो कि हम जिसको के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। क्योंकि हमें एक चीज समझनी होगी, इंडिया की इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डोमिनेंट पोजीशन है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाइनीज फोर्सेस ने विड्रॉ किया, पुल आउट किया लद्दाख रीजन से। यहां से आपके पास पाकिस्तान के साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपके पाकिस्तान की पहले मिलिट्री जनरल एक थोड़ा वो ऑलिव, जो हम कहते हैं ना ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं, तो उससे इंडिया की मोदी गवर्नमेंट की एक डोमिनेंस दिख रही है। ये रिलेशन आगे चलेगी, शायद ट्रेड पे चलेगी, बॉर्डर सीज फायर पर चलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कश्मीर कहीं इस मामले में आएगा। नहीं, उधर से आप जब बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान या पीओके है, लेकिन उधर से जो अक्साई चीन है वो भी फिर हमारा ही इलाका है जो अभी चीन के पास है, तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि अभी जो वो इलाका है, देखिए इंडिया इस वक्त चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाह रहा है। और इंडिया के लिए एक अच्छी चीज ये हुई है कि चाइनीज ट्रूप्स ने पुल आउट किया है, जो वो अंदर फिंगर 4 के अंदर के करीब आए थे, या जो बाकी वो गलवान वगैरह वैली में आए थे। मेरा आपको सिंपल कहना है, जो हम कश्मीर में जो आज उम्मीद बनी है ना लोगों में, कुछ वो हर साल की तरह जी आप कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान का कश्मीर पे मुज़ाकरात होंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसकी छोटी सी एक मिसाल आपको दूंगा। 1.5 साल पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा आप हाई स्पीड इंटरनेट रिस्टोर कीजिए, आप इंटरनेट रिस्टोर कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माना, किसी कंट्री का नहीं माना, किसी एम्बेसडर का नहीं माना। जब होम मिनिस्ट्री को लगा कि आप इंटरनेट रिस्टोर कर सकोगे तब आपने किया। ठीक है, तो इंडिया थोड़ा आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहे हैं कि इसलिए थोड़ा दुआ साहब से कुछ पूछ लेंगे। दुआ साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो सारा ये हो गया, ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हो रहा है, या जब आर्मी चीफ वहां पे मिडिल ईस्ट गए तो वहां से उनका पैक्ट वहां पे हो गया? तो आप इस बारे में क्या बता रहे हैं? इंटरनेशनल प्रेशर की अपनी जगह होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले मद्देनजर रखता है। इंटरनेशनल प्रेशर की बात तब बनती है जैसे पाकिस्तान फिलहाल उनकी माली हालत थोड़ी खराब है, उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, और ऐसी जगहों पर ऐसा प्रेशर आना थोड़ा लाजमी है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमारे को ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अब नेशनल इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखते हुए, और मैं माजिद साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कश्मीर का मसला, जब हम इंडिया पाकिस्तान बात करते हैं तो कश्मीर का मसला सबसे ऊपर उभर के आता है, और बाकी मसले थोड़े बैक सीट लेते हैं। लेकिन कश्मीर का मसला एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमेशा एक तनाव पैदा होता है। पहले डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, फिर तनाव पैदा होता है, फिर कई बार वो इरिटेंट्स एलओसी पे उभर के आते हैं, और वगैरह वगैरह, हम वायलेंस की तरफ चल पड़ते हैं। तो इस वक्त मेरे समझ से जरूरत यह है कि हम कुछ ऐसी बातचीत करें जिन पे कि डिसएग्रीमेंट्स कम और एग्रीमेंट्स उन कन्वर्जेंस इश्यूज पे जिसमें कि दोनों एक मत हो सकते हैं, ऐसी बातें की जाएं जिससे कि हम थोड़ा हमारे रिश्तों में सुधार आ सके। जैसे कि मेरे फाजिल पैनलिस्ट ने, दोस्तों ने भी कहा कि पहले भी हुआ है ऐसा, ये पहली बार नहीं है। कितनी बार हमने ये ऐसी चीजें, ऐसे कदम उठाए हैं दोनों की तरफ से, लेकिन फिर रिश्ते खराब हुए हैं, फिर पाकिस्तान ने फिर उसके बाद सीज फायर वायलेशंस की हैं। तो मैं भी मानता हूं, मैंने भी 2 नेशनल डेलीज में इसके बारे में आर्टिकल लिखा था और यही कहा था कि पहले भी इट इज गोइंग टू बी अ टफ कॉल, ये मुश्किल रहेगा, लेकिन क्योंकि पहले सक्सीड नहीं हुए तो क्या हम इस वजह से बैठ सकते हैं कि अब हम नहीं करेंगे कोशिश?
कोशिश करना, हमें कोशिश करनी पड़ेगी दोबारा। हम उम्मीद करेंगे कि इस वक्त इस पहले दफा से हमारे एक्सपीरियंस बेहतर हो, और कश्मीर के मुद्दे पे ना जाते हुए इंटरनेशनल प्रेशर अपनी जगह पे, आपका सवाल इंटरनेशनल प्रेशर की अपनी जगह है। FATF के जैसे प्रेशर आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, या उनके ऊपर अगर प्रेशर है कि उनको अफगानिस्तान में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर उनके ऊपर प्रेशर है कि US भी चाहता है कि वो अपने टेरर कैंप्स को डिसमेंटल करे, तो वो कहीं ऐसा US तो नहीं ऐसा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहता है पाकिस्तान के माध्यम से, तो वहां से अभी जो पुल आउट हो रहे हैं उसके बारे में पाकिस्तान का हाथ चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो यही कर रहा है? क्यों नहीं हो रहा, ये भी हो रहा है, लेकिन किसी एक मुद्दे को ले लेना और कहना कि इसकी वजह से हो रहा है, तो वो एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स है। एक तरफ से उनकी अपनी माली हालत पाकिस्तान की खराब है, दूसरी तरफ से उनकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान से अगर US आर्मी ने जाना है, US ने फोर्सेस विड्रॉ करनी है, तो उनको पाकिस्तान की मदद की जरूरत है, पाकिस्तान की वहां इन्वॉल्वमेंट वैसी चाहिए। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात एक और पहलू ये भी है कि US और बाकी UN भी चाहता है कि हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो। तो और प्लस अभी माजिद साहब ने जो बातें की, जयवंत साहब ने जो बातें की, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये कॉम्प्लिकेटेड डायनेमिक्स है, तो हमें सब पहलुओं पर नजर रखनी पड़ेगी, किसी एक पहलू को हम अलग से नहीं पकड़ सकते। सर, मेरा जयपाल सिंह साहब से ये कहना है कि कहीं आपको लगता है कि ये जो लास्ट ईयर की जो बालाकोट की स्ट्राइक हुई उसमें अभिनंदन का हो गया, फिर उसको पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा, इसके बारे में कहीं ये इसके साथ ये आज की जो चीज पर कहीं इसके साथ जुड़ी तो नहीं है ये? नहीं, मेरा नहीं मानना है कि जो पुरानी बातें हुई हैं पिछले 2 साल से, उनका इस सीज फायर के साथ कोई खास ताल्लुकात है। ये जैसे कि मेरे एस्टीम्ड पैनलिस्ट ने बताया है कि इसमें काफ़ी मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी स्पेशली UAE और सऊदी अरेबिया की तरफ से हुई है, और ये पहले भी कई बार ऐसी बैक चैनल डिप्लोमेसीज आती हैं, एंड वन ऑलवेज वेलकम्स देम। मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं इस बात का अपने टाइम में। देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान में हिंदूज को अभी रिसेंटली उनके मंदिरों के ऊपर काफ़ी अटैक हुए हैं, और उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज हैं ये मीडिया में आई हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने इंटरनल ऐसी जो बातें हैं, उनके जो रिलीजियस इश्यूज चल रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ, उसके बारे में कोई ठोस कदम लेने पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी दूर तक हमें पता है कि जो फार्म एजिटेशन है बहुत जेन्युइन एजिटेशन है इंडिया में, और वो अपने एस्पायरेशंस कर रहे हैं, पर उस एजिटेशन को इन्फिल्ट्रेट किया है पाकिस्तान ने कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ। और उसके साथ साथ ये बहुत ऑब्वियस है कि पाकिस्तान ने अपनी ड्रग्स की प्रोलिफरेशन और आर्म्स थ्रू ड्रोन्स की प्रोलिफरेशन जो है वो पंजाब की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने और भी कई ऐसे पाकिस्तान के काम हैं, सिख कम्युनिटी के साथ काम है, जहां की पाकिस्तान डाइसेंशन और डिसरप्शन के जो अपने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है उनको एक्सटेंड कर रहा है, उनको कम नहीं कर रहा है। अगर उसको लगता है कि वो थोड़ा सा उसको फेलियर या थोड़ी सी सेटबैक नजर आ रही है कश्मीर में, तो वो दूसरी तरफ अपने फ्रंट्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ये कहना कि कोई एक लॉन्ग टर्म हमारे बीच में कोई पैक्ट हो जाएगा या हम एक लॉन्ग टर्म तरीके से अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को लगता है पाकिस्तान को अपनी जाबिर साहब, आप ये समझते हैं कि ये जो अभी जो इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है इसमें इतनी लाइफ नहीं है? मैं ये कहता हूं कि कुछ जेन्युइननेस इसमें आनी चाहिए, कुछ सीरियसनेस जो है पाकिस्तान को, कई दूसरे एलिमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान को सीरियसनेस दिखानी को बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट इनफ टू बी गुड। जेन्युइन है पाकिस्तान अगर अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, तो इट हैज टू बी सीन टू बी जेन्युइन ऑल्सो। तो जो मेरी स्टडी और मेरी रिसर्च है वो दिखाती है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जेन्युइननेस नहीं है। अच्छा, माजिद साहब ये बता रहे हैं, जयपाल सिंह साहब बोल रहे हैं पाकिस्तान में इतनी जेन्युइननेस नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? कि दूसरी बात यह है कि
जो इंडिया इज सराउंडेड बाय टू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, एक तो चाइना है, दूसरा पाकिस्तान है। तो चाइना जैसे आपको पता ही है कि उन्होंने, तो इसको आप कैसे संभव करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जयपाल सिंह जी को एक चीज पे कंट्राडिक्ट करूंगा, जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का जो हाल की इन्होंने बात की, और इन्होंने कहा कि वहां पे कुछ टेंपल वगैरह पे शायद एलिजिडली हमला हुआ है। मैं इन्हें याद दिला दूं कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद डेमोलिश की गई टेररिस्ट ने, कार सेवक टेररिस्ट ने, और बाद में क्या हुआ, जो फाइनली फैसला हुआ कि मुसलमानों की जो मस्जिद थी उन्हें वापस नहीं मिली। वो एक बिटर रियलिटी है जो हम सबों को माननी होगी। और जो फिर गौ रक्षा के नाम पे जो पिछले 6 वर्षों से यहाँ पे पूरे देश भर में जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होता है, वो भी हम जानते हैं। मोहम्मद इखलाक हो, पहलू खान हो, तबरेज अंसारी हो, ऐसी काफी सारी कहानियां हैं जो कि मुसलमानों के साथ एट्रोसिटीज इस मुल्क में हो रही हैं। और एट्रोसिटीज ऐसी हैं कि अब यहाँ पे ऐसा एक कम्युनल एक आउटलुक आ गया है कि यहाँ पे जो CAA का जो कानून बनाया गया, वो क्या था कि बाकी मुल्कों से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, बाकी मुल्कों से, नजदीक अफगानिस्तान से हिंदू वापस आके अब सिटीजनशिप ले सकते हैं, सिख ले सकते हैं, क्रिश्चियन ले सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं ले सकते हैं। मुसलमान अगर बांग्लादेश का यहाँ आता है, उसे घुसपैठिया कहा जाता है, बाकियों को अतिथि देवो भव कहा जाता है। तो ये एक बिटर रियलिटी है। दूसरी बात जो है, जो कश्मीर का मामला है, देखिए बदकिस्मती यह है कि दोनों मुल्क अब फिर से अच्छे ताल्लुकात की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जाएंगे भी। इनके बीच में ट्रेड का एक्सचेंज बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा, पॉलिटिकल एक्सचेंज बढ़ेगा, लेकिन कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान ज्यादा डिस्कशन नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 6 महीनों में भी जो बैक चैनल डिप्लोमेसीज हो या कि कोई फॉरेन प्रेशर्स या इंटरवेंशन हो बैक चैनल टाइप पे, कश्मीर के रिलेटेड पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है उस मुतालिक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई उसके मुतालिक स्टेटमेंट नहीं आई। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार कह रही है कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और जो 370 का एब्रोगेशन का मामला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको भी फर्दर स्ट्रेंथन किया है, इतना ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया कि अब वो भी इरिवोकेबल बन गया है। लेकिन हमें फारूक साहब यहाँ एक चीज समझनी होगी, इन वर्दी पैनलिस्ट को भी एक चीज समझनी होगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो ताल्लुकात चले, लेकिन यहाँ बेचारा आम कश्मीरी मर रहा है। कश्मीर में देखिए माजिद साहब, मैं आपको एक थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। कश्मीर में भी आज के दौर में जो हो रहा है कि मेरे हिसाब से यहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही है, जैसे यहाँ पे कल ही एक फैशन शो हुआ, उसके बाद यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, अभी कुछ बॉलीवुड के सिंगर आ रहे हैं, बॉलीवुड की शूटिंग वगैरह हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कश्मीर से सीधी दिशा में जा रहा है। तो ये कब तक जाएगा, ये क्या होगा, इसका तो हमको ये वक्त ही बताएगा। तो ये मेरा फारूक साहब यहाँ मैं आपको कंट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि मैं हर डिबेट में कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 2 साल से कश्मीर में सिर्फ नाच गाने पे फोकस कर रही है, नाच और गाना, हर चीज में नाच और गाना, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई एम्प्लॉयमेंट। सड़कों का पिछले 3 सालों में ऐसा हाल है जो 70 साल में नहीं था। देखिए वो तो मास्टर साहब, वो आपका मानना बहुत सही है, सड़कें वड़के तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा देखिए बर्फबारी कितनी हो रही है यहाँ पे, उसकी बर्फबारी की वजह से भी कुछ ये जो सड़कें वड़के बर्बाद हो रही है। तो इसके साथ मैं समझता हूँ, इसके साथ जोड़ना इसको ठीक नहीं रहेगा। नहीं फारूक साहब यहाँ पे एक बात है, नहीं आप देखिए फारूक साहब, आप बात नहीं करने दे रहे हैं पूरी। यहाँ पे देखें, कश्मीर के साथ जो वादा किया गया था नए कश्मीर का, वो कहीं पे भी पूरा नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने कहा 70 वर्षों का भ्रष्टाचार था, जो पिछले 3 साल में नई दिल्ली की शासन में जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है, 70 वर्षों में नहीं था। जो अंडर डेवलपमेंट, वर्स्ट डेवलपमेंट कश्मीर में 3 वर्षों में, सिवाय नाच गाने के, हर जगह म्यूजिकल शो, हर जगह कार्निवल। गवर्नेंस इज नॉट अबाउट कार्निवलाइजेशन। अच्छा, ये दुआ साहब कुछ कहना चाहते हैं? दुआ साहब आप बताइए। देखिए, मैं माजिद साहब की बात निकालना चाहता हूं कि ये कश्मीर के बारे में जो कह रहे हैं, कश्मीर में जो हालात अभी पिछले 1.5 साल में यानी जो बदले हैं, कंडीशंस बदली हैं, उसको आपने कहा कि फारूक साहब आपने कहा कि अभी ये शोज वगैरह चल रहे हैं, और ये इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट या रोड्स नहीं हो रही हैं। तो दोनों की बात मैं इकट्ठे करते हुए कहूंगा, इट हैज टेकन अस 3 डिकेड्स और मोर, इतने साल लगे हैं इस हालात को हम यहां तक लाए हैं, जो कि हालात काफी खराब हो गए थे। अब जब नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, नए तौर तरीके स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन हमारे को 3 चीजें करनी है। आवाम के दिमाग में एक सिक्योरिटी लाना बहुत जरूरी है, दूसरा उसकी एस्पिरेशंस पूरा करना बहुत जरूरी है, और फिर तीसरा एक पॉलिटिकल माहौल, जब ये सब चीजें हो जाएं, एक पॉलिटिकल माहौल बनाना जरूरी है।
सिक्योरिटी किस लिहाज से है? सिक्योरिटी एक तो है वायलेंस वगैरह के लिहाज से सिक्योरिटी करना, वो फौज का काम है, पुलिस का काम है, वो अपना काम चलता रहेगा, सीज फायर एलओसी पर है। लेकिन जो आपने अभी सोपुर का इंसिडेंट का जिक्र किया या और कितने वाकयात हो रहे हैं एनकाउंटर्स के हिंटरलैंड में, वो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। लेकिन उससे भी अहम बात ये है, और इसमें शायद माजिद साहब मानेंगे मेरे, मतलब ही विल एग्री विद मी, हमें जरूरत है कश्मीर के अवाम, लेकिन खासतौर पे यूथ के दिमाग में एक होप क्रिएट करनी है। सबके दिमाग में एक फियर ऑफ द अननोन है कि होगा क्या, चाहे वो हालात अभी बढ़ गए, कोई कहता है हमारा लैंड कोई ले लेगा, कोई कहता है कोई डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे हैं जो काफी उसमें से इग्नोरेंस पर हैं। लेकिन एक होप क्रिएट करनी है आने वाली पीढ़ियों में कि हम कश्मीर को किस तरीके से ले जाएंगे, किस तरफ से हम आगे ले जाएंगे। अब वो होप क्रिएट करना हमारा काम है। ये सिर्फ जो आपने कहा ये खाली प्रोग्राम्स करने से नहीं होगा, यूथ की एस्पिरेशंस मीट करनी है। एस्पिरेशंस मीट करने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होना। एस्पिरेशंस मीट करने का मतलब ये भी, एस्पिरेशंस बढ़ना का मतलब ये भी है, जैसे अब डीडीसी के इलेक्शंस हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए, फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए, अब 35,000 करोड़ के करीब अमाउंट हैज बीन डिसबर्स्ड थ्रू द पंचायत एंड दुआ साहब, माजिद साहब कुछ कहना चाहते हैं। माजिद साहब उंगली दिखा रहे हैं, मेरा कुछ मेरी बात सुनिए। देखिए जनरल साहब, आपने सही बात कही, लोगों के दिल जीतने की जरूरत है, लेकिन आप कैसे जीतेंगे? आप एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं रहे हैं, आप हर जगह सिर्फ नाच गाना कर रहे हैं, ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात जो आपने कहा, यहाँ पे पॉलिटिकल आपने एक्टिविटी का, यहाँ तो पॉलिटिकल वैक्यूम है, लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को तो बात नहीं करने दे रही सरकार। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ओपनली लग रहा है विच हंट है। यही महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ चीफ मिनिस्टर थी, तब ये बहुत अच्छी थी, तब इनके सारे लीडर भी बहुत अच्छे थे। आज क्योंकि भाजपा के साथ नहीं है तो ये उनके खिलाफ है। आप लोग अगर डीडीसी इलेक्शन कर पाए, सरपंच के इलेक्शन कर पाए, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं किए? आपने कहा जमीन नहीं छीनी जाएगी, लद्दाख के लिए तो आपने ऐसे ऑर्डर नहीं किए कि यहाँ पे कोई भी जमीन खरीद सकता है, लद्दाख के लिए तो आपने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए किया क्योंकि दुआ साहब आप बताइए, दुआ साहब क्या आप बताएंगे? लोकल एस्पिरेशंस नहीं मीट हो रही है सर। ये क्वेश्चंस है, लॉजिकल क्वेश्चंस है, जो मोदी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है इन चीजों का। देखिए, मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन आज काम कर रही है, ये काम कई ऐसी चीजें हैं जो पहले बहुत सालों में नहीं हुई है। रही बात आपकी पॉलिटिकल इलेक्शंस की, ये इन्होंने खुद कहा है, जैसे मैं मानता हूं गवर्नमेंट्स हैं कि सही समय पर पॉलिटिकल प्रोसेस भी चालू किया जाएगा। और डीडीसी के इलेक्शंस में किसने ज्यादा सीटें जीती हैं? इन्हीं पार्टियों ने ज्यादा सीटें जीती हैं। जब पहले इन्होंने पंचायत में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने हिस्सा लिया डीडीसी में, तो किसकी सीटें ज्यादा हैं? इन्हीं मेन स्ट्रीम पार्टियां जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी सीटें ज्यादा हैं। तो वक्त आने पर असेंबली इलेक्शंस होंगे। आप ये कह रहे हैं आज क्यों नहीं हुए? आज तो मेरे हिसाब से भी हालात ठीक नहीं है। मैं भी कश्मीर में काफी अरसा बिता चुका हूँ, गोलियां झेल चुका हूँ, ऑपरेशन में हिस्सा ले चुका हूँ, रिमोट एरिया में रह चुका हूँ। मैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से हूँ, हर गाँव में मेरे जवान हैं और मैं सबसे टच में रह चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीजें हुई हैं, आप एक झटके में 1-1.5 साल में नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। दुआ साहब, जयपाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं। दुआ साहब, जयपाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं। मैं फारूक साहब, अभी टाइम कम है तो मैं सिर्फ ये डेवलपमेंट की बात जो माजिद साहब ने की है उसके ऊपर एक लफ्ज बोलना चाहता हूँ। देखिए, ये सारा टाइम यही मैं बहुत देर से कश्मीर में सुनता आ रहा हूँ कि कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई। आपको कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों को ये भी देखना है कि इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, अदर स्टेट्स कैसे काम चलता है। मैं पंजाब में रहता हूँ, यहाँ 10 रुपये है मेरा ख्याल बिजली का, वन यूनिट इज 10 रुपीज। यहाँ पेट्रोल जो है वो इट इज गोइंग टू 100 रुपीज। यहाँ भी कम है। हाँ, यहाँ कम है बहुत ज्यादा। तो उसके अलावा यहाँ भी हमारे पास भी है गॉट अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज। आपके तो अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज आप इंटरनली रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे तो सारे बच्चे बाहर चले गए, दूसरी कंट्रीज में चले गए, छोड़ के चले गए। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए फारूक साहब। तो ये जो बातें होती हैं ना, ये हर स्टेट को, हर जगह को, हर कम्युनिटी को, हर सिविलाइजेशन को अपने अपने चैलेंजेस को फेस करना होता है।
और जैसे ही हम सारा इंडिया चैलेंजेस को फेस कर रहा है, कश्मीर भी उसी तरीके से कर रहा है। नहीं सर, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट बना देनी कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। मेरी बात सुनिए सर, कश्मीर 30 साल से बहुत यहाँ पे झेल रहा है। यहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे लोग इवन अगर हम शाम को जाएंगे किसी घर में, वहां पे खाने को नहीं होगा कुछ। ये बहुत डिफरेंट प्लेस है अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, बिकॉज ये तो आप समझते हैं ना फारूक साहब, ये आप समझते हैं कि ये बहुत डिफरेंट है। आप बाकी जगहों में जाके देखिए कि कोविड के कारण लोगों को कितनी ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। अगर जो नॉर्मल फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनको भी खाने की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे इतने नहीं है। ये जो एक विक्टिम का जो कार्ड है ना, इसको हम खेलना बंद करें और बेटर यही है कि हम सारे मेहनत करें इस चीज में से निकलने के लिए। और आप जितनी मदद है वो गवर्नमेंट आपकी कर सकती है, बाकी मदद आपको अपनी खुद को करनी पड़ेगी। आप अपने वहां पर इंडस्ट्रीज को लाने की कोशिश कीजिए और उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप वहां रह के बात करते हैं, हम पूरे इंडिया को देखते हैं, हमें पता है पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, पूरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। दुआ साहब, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले जो शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर थे, वो भी ये बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जो अगर क्रिकेट हो जाए ये बहुत मायने रखता है। अगर इस किस्म के टाइज और बढ़ जाए तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स के कल्चरल टाइज, ट्रेड लिंकेजेस, ये जितनी चीजें बढ़ेंगी उससे इम्प्रूवमेंट में फायदा ही इसको हेल्प मिलेगी। तो आपस में जो टाइज अगर बढ़ती हैं तो उससे फायदा होगा। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि क्रिकेट खेलना उस हालात तक पहुंचने के लिए एक म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि हम वायलेंस परपेट्रेट करते रहें, एलओसी पे हम सीजफायर वायलेशन करते रहें और हम उम्मीद करें कि साइड में हम क्रिकेट भी खेल लें। इसको कंक्लूड करने से पहले हर कोई अपनी थोड़ी राय बताएंगे कि कश्मीर को क्या करना चाहिए, जिसकी तरफ इसको डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। जो मेरी राय है ये है फारूक साहब कि मैं इस जो सिचुएशन आ रही है, जो सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ, इसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूँ। पर मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन को आगे इसका मोमेंटम करने के लिए जेन्युइननेस की बहुत ज़रूरत है और यही उम्मीद रखता हूँ कि ये जेन्युइननेस होगी। और दूसरा, मेरे को लगता है कि जो कश्मीर की तरफ जो हिंदुस्तान की जो थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत पॉजिटिव है। गवर्नमेंट बहुत गंभीर है इस मामले में कि कश्मीर की हर तरीके से डेवलपमेंट की जाए। तो अगर वो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। एवरीबडी इज ट्राइंग, एवरीबडी हैज गॉट अ प्रॉब्लम, एवरीबडी इज ट्राइंग एंड वी हैव टू कीप ट्राइंग। दिस इज माय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। थैंक यू। फारूक साहब, मैं भी यही कहूंगा कि एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अब इस एग्रीमेंट की रिकमिटमेंट, सीजफायर एग्रीमेंट की रिकमिटमेंट से अगर इसमें कुछ बेहतरी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेड की चर्चा होनी शुरू हो गई है, इंडस वाटर ट्रीटी की बातचीत शुरू हो गई, तो ये सब अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स हैं। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर में एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए और हमें, मेरे को लगता है, हेल्प चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमें चाहिए जो सिविल सोसाइटी है, जो आसपास के जो अभी कुछ लीडर हैं, चाहे डीडीसी हैं, चाहे पंचायत हैं, इवन पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज को, उनके ग्रास रूट वर्कर्स हैं। सो हमारे को चाहिए कि सबको एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हुए हम आगे बढ़ें, जिससे कि आने वाले समय में हम एक कश्मीरी यूथ के दिमाग में एक बेहतर कश्मीर की कल्पना कर सकें और उस तरफ बढ़ सकें। जी फारूक साहब, जो पिछले 2-3 साल में जो डेवलपमेंट हुई है बिलखसूस चाइना की तरफ से, वो देख करके ये लगता है कि जो तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके बीच में कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट रहा है। लेकिन बदकिस्मती है, इनमें हालात सुधरते भी हैं, लेकिन कश्मीरी आवाम क्या चाहती है, कश्मीरी आवाम की क्या मुश्किलात है, वो नहीं सुनते ये तीनों। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, कश्मीरी तो बस यही कहना चाहेगा जी कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 370 हटाने में काट गए, 2 हालात सुधारने में। वेरी गुड, हमारी बदकिस्मती है कश्मीर। तो इसी नोट के साथ हम इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती
टाइम निकाल के हमारे पास इस शो में आप आए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।